हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, आप लोगों के जो एग्जाम है क्लास 9, 10, 11, 12 के चल रहे हैं। और ये एग्जाम जो है बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं आपके क्लास 10th और क्लास 12 के। जहां पर बोर्ड एग्जाम के आपके फटाफट से सारे पेपर खत्म हो गए हैं और अब नेक्स्ट पेपर जो है बोर्ड एग्जाम का क्लास 12th क्लास का हमारे पास है जियोग्राफी का। और नेक्स्ट एग्जाम भी आपका जियोग्राफी का होने वाला है। तो फटाफट से डिस्कस करने वाले हैं हम आज की वीडियो में कि क्या क्या आंसर्स इसके हो सकते हैं। हमारे पास सेट नंबर फर्स्ट है और ये पिछले साल का प्रश्न पत्र है। पिछले साल के प्रश्न पत्र से हम अंदाजा लगाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, और उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। फटाफट से चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको दे रहा है लगातार अपडेटेड वीडियोस। बच्चों, मैंने ऑलरेडी इसके सारे आंसर मार्क कर रखे हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको थोड़ा पढ़ने का भी समय मिलना चाहिए। आप अगर ऐसे ही सारी वीडियोस देखते रह गए तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो फटाफट से प्रश्न नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न नंबर जो फर्स्ट है, मैं इस कलर की जो मोटाई है, थिकनेस जो है, उसे कम कर लेता हूँ। प्रश्न नंबर फर्स्ट कह रहा है कि कौन सा पतन जो है एंथ्रेस के ब्राह्य पतन के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पिरेइस। सेकंड प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रवास के लिए प्रतिकर्ष कारक है। देखो, प्रतिकर्ष कारक वो होता है जो आपको मजबूर कर दे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। बेहतर रोजगार आप मूव कर सकते हैं बेहतर रोजगार के लिए, पर मजबूर आप नहीं हो पाएंगे। बेहतर रहन सहन की दशाएं, ये भी हो सकता है। शांति और स्थायित्व भी हो सकता है। पर अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो आपको 101% वहां से मूव आउट करना पड़ेगा। तो प्राकृतिक आपदा इसका राइट आंसर हो जाएगा एकदम फ्रीली। प्रश्न संख्या थर्ड में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार नहीं है। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए वैलिड नहीं है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, इसकी वजह से तो राष्ट्रीय व्यापार होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। जनसंख्या में भिन्नता, ये भी एक फैक्टर पड़ता है कि एक देश की जनसंख्या ज्यादा होती है तो हम वहां पर विकास करते हैं। देश की जलवायु, अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। पर आर्थिक विकास की जो प्रवस्था है, यानी विकसित देश है अविकसित देश है, इससे कोई फैक्टर नहीं बढ़ता कि आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो यही एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अपने चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिसको इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में देख लें, हम हिंदी में करवा रहे हैं पूरी के पूरे पेपर को। प्रश्न संख्या 4 जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की विशेषता है। तो जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की विशेषता के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा, जिसमें लिखा है कि जनसांख्यिकीय का उपयोग जो है किसी भी क्षेत्र की भावी जनसंख्या का पूर्वानुमान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये एकदम राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 5 पे आ गए। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि मुंबई पोताश्रय की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है। मुंबई पोताश्रय जो है उनमें से इनमें से कौन सी एक विशेषता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जहां पर कह रहा है कि ये एक पोताश्रय है। ठीक है, ये एक प्राकृतिक पोताश्रय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 में आपको कह रहा है कि कौन सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सुमेलन करके दिखा रखा है कि कर्नाटक जो है वो बेलुरु से मैच हो रहा है, और उड़ीसा में मयूरभंज और बादाम पहाड़ी ये दोनों ही हैं, और बेलाडीला जो है वो छत्तीसगढ़ में है। सातवें प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं। सातवें प्रश्न में कह रहा है कि कौन निम्नलिखित में से जवाहरलाल नेहरू पतन की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, भारत का विशालतम कंटेनर पतन है ये। ठीक है, यानी भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पतन है, यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। ये कह रहा है कि भारत के मुख्य तांबा निक्षेपों के पूर्व से पश्चिम के सही क्रम में समझाइए। तो सिंहभूम जो है वो झारखंड में है। सिंहभूम मैंने जो टिक किया है, सिंहभूम झारखंड में है। बालाघाट छत्तीसगढ़ में है। अलवर और झुंझुनू दोनों ही राजस्थान में है। पर अलवर जो है
वो मध्य प्रदेश की सीमा के पास है और झुंझुनू थोड़ा बीच में सेंटर में पड़ता है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर हाई लिख सकते हैं या वहां पर बोल सकते हैं, मैं आपको ये पीडीएफ वहां पर भेज सकता हूँ। प्रश्न संख्या 9 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में ग्रामीण बस्तियों की एक विशेषता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बेटर आंसर लग रहा है मुझे, सामाजिक संबंध। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये फिर से इंग्लिश में आ गया है। इंग्लिश मीडियम वाले देखें, हम हिंदी मीडियम वालों के लिए ये वीडियो दे रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं और आंसर तो सेम ही होता है। भारत के खनन नगरों के सही विकल्प का चयन कीजिए। खनन नगर की बात करें तो रानीगंज, झरिया और सिंगरौली, ये जो तीनों है भारत के खनन नगर हैं। जबकि उज्जैन, हरिद्वार, वाराणसी ये तो धार्मिक नगर है। अंबाला, अमृतसर वगैरह जो है वो तो एक कैंट टाइप का सैनिक नगर है। और मेरठ, बबिना, कानपुर ये एक नॉर्मल नगर यानी औद्योगिक नगर है। प्रश्न संख्या 11 की बात करें तो कह रहा है कि काकरापार नाभिकीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो काकरापार जो एटॉमिक प्लांट है वो आपका कहाँ पर है, गुजरात में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 की बात करें तो कथन और कथन वाले प्रश्न आ गए। कथन कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान है। एकदम बात सही है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रों को व्यापार करने की आवश्यकता उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए होती है जिन्हें वे स्वयं उत्पादित नहीं करती। ये बात भी एकदम सही है। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोनों कथन सही है तथा कथन सेकंड जो है कथन फर्स्ट का सही कारण भी प्रस्तुत कर रहा है। प्रश्न संख्या 13 पे आ गए हैं। ये भी अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन, उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं। एकदम बात सही है। ये मृदाएं गहन कृषि का आधार है। ये बात सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब बात तो सही है पर व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दोनों कथन सही है पर कारण और अभिकथन की सही व्याख्या नहीं की जा रही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जहां प्रश्न संख्या 14 है। प्रश्न संख्या 14 भी अभिकथन वाला है। कह रहा है कभी कभी बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बढ़ जाती है किंतु उन सबका नाम एक रहता है। ये बात एकदम सही है। किसी विशाल गांव का ऐसा खंडी भवन प्राय सामाजिक एवं मानव जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। ठीक है, तो ये बात भी एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों ही कारण और बातें दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो दोनों कथन सही है और कारण की सही व्याख्या भी करता है। यहाँ पर हम 15 से 17 देखेंगे, ये आपके एमसीक्यू वाले प्रश्न हैं। इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। जहाँ 15वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमा सड़क संगठन का एक मुख्य उद्देश्य है। तो सीमा सड़क संगठन का उद्देश्य है सीमावर्ती नगरों में सड़कें बनवाना। ठीक है, और उन सड़कों को निकटवर्ती महानगरों से जोड़ना। ठीक है, प्रश्न संख्या आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 में आ जाते हैं। कह रहा है कि भारत में उत्तर पूर्वी सीमाओं पर सड़कों का निर्माण करना अधिक कठिन क्यों है। तो अधिक कठिन इसलिए क्योंकि वहाँ भू आकृति है, वहाँ की जलवायु और अवसंरचना का जो अभाव है, ये तीनों ही फैक्टर है, धन की कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 17वें प्रश्न की बात करते हैं कि सीमा सड़क संगठन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कार्य करता है। तो ये कार्य करता है केंद्र सरकार के अंतर्गत। इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा एकदम। प्रश्न संख्या 18 पे आ गए हैं। ये भी अनुच्छेद वाले प्रश्न हैं पर इसके आपके वन लाइनर प्रश्न हैं तो हमने इसके आंसर नहीं दिए हैं, आप इसको खुद करेंगे। ठीक है, हम मैप पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 19 में आपको मैप दे रखे हैं, 3 मैप वाले प्रश्न हैं। कह रहा है मानचित्र का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट कह रहा है कि मानचित्र में दिए गए रेल मार्ग का नाम लिखिए। तो हमने यहाँ लिख दिया है ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन। ए और बी दोनों अंकित स्टेशनों के नाम लिखिए। तो ए का नाम है रेजिना और बी का नाम है सैंडबरी। ठीक है, बी का नाम क्या है, सैंडबरी। आगे बढ़ते हैं हम।
ये वही प्रश्न है। यहाँ से आपके जो प्रश्न है वो स्टार्ट हो जाते हैं, पर हम लास्ट में एक मैप वाला क्वेश्चन भी देखेंगे। मैप वाले क्वेश्चन पे फटाफट से आ जाते हैं। ठीक है, मैप वाला क्वेश्चन जो है ये 29वां है। ये संसार का मैप कह रहा है कि ABCDEFG को दर्शाना है। यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स आपके दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं इसे डबल स्क्रीन में कर लेता हूँ ताकि आपको काफ़ी आसानी हो इसको समझने के लिए। ठीक है, एक तरफ मैं प्रश्न खोल लेता हूँ और दूसरी तरफ मैं आपको मैप खोल देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे सामने इस स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिख जाएंगे। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। इस स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिख जाएंगे और इस स्क्रीन पे आपको मैप दिख जाएगा और किस तरीके से हमें इसे फील करना है उसको हम समझ लेंगे। मैप की तरफ चलते हैं। ये आपका मैप है पूरा का पूरा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सीधा कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा मैप है और मैंने इसे ऑलरेडी प्रिंट कर रखा है। ठीक है, और इसमें मैं आपका खोल लेता हूँ। जैसे ये फर्स्ट प्रश्न था आपका, इसमें प्रश्न ए ऑप्शन भरना है, चलवासी पशुचारण का एक प्रमुख क्षेत्र। तो चलवासी पशुचारण का प्रमुख क्षेत्र अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसे टाइप कर रखा होगा। ये मेडागास्कर है, ये रहा मेडागास्कर। ठीक है, आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा, अब थोड़ा क्लियर दिखेगा, ये मेडागास्कर है, ए ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को हमने फिल नहीं किया है। ऑप्शन नंबर बी हमने नहीं किया है क्योंकि इनमें से किसी 5 की ही पहचान करनी थी। ऑप्शन नंबर सी भी हमने नहीं किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का पूर्वी सिरे का टर्मिनल स्टेशन, ये वाला है। ठीक है, तो इसकी बात करें तो ये है व्लादिवोस्टोक, ऑप्शन नंबर डी जो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई की बात करें, यूरोप का सबसे बड़ा देश, तो यूरोप का सबसे बड़ा देश ये है जिसका नाम है फ्रांस। यूरोप का सबसे बड़ा देश जो है वो है फ्रांस। ठीक है, एक नौ परिवहन नहर, तो नौ परिवहन नहर ये वाली है। ये वाली एफ पॉइंट पे जो है वो आपकी नौ परिवहन नहर है और इसका नाम है पनामा। ठीक है, जी ऑप्शन पे चलते हैं। तो ये कह रहा है कि एक वाणिज्य पशुधन पालन का क्षेत्र, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका है अर्जेंटीना। ठीक है, तो इस तरीके से अर्जेंटीना वाला मार्क है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक प्रश्न और है आपका जो भारत से रिलेटेड है। भारत के मानचित्र पर आपको उसे फील करना है। मैं मैप को थोड़ा सीधा कर देता हूँ और भारत के मानचित्र पर आपको ले चलता हूँ। हाँ, ये सीधा हो गया और मैं अब आ जाता हूँ भारत के मानचित्र पर। ठीक है, मैंने भारत का मानचित्र भी आपके लिए ऑलरेडी फील कर रखा है, मुझे सिर्फ ये दर्शाने हैं। इसमें भी किसी 5 चीज़ों को दर्शाना है। मैंने आपके लिए सारे ही दर्शा दिए। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है, वो है आपका बिहार। ठीक है, ये नंबर 1 पे बिहार है, इस पॉइंट को हम दिखाएंगे। नंबर सेकंड में कर्नाटक में स्थित 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाला नगर जो है वो कौन सा है, वो ये आपका बेंगलुरु है। ठीक है, थर्ड गन्ने का अग्रणी उत्पादक राज्य वो आपका ये है उत्तर प्रदेश है, थर्ड नंबर पे। फोर्थ पे हजारीबाग तांबे की खदान, वो यहाँ है झारखंड में। ठीक है, ये पॉइंट है आपका ये वाला, और यहाँ पर मैंने कहीं लिख रखा होगा, चलिए अभी मिल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, ये रहा हजारीबाग लिख रखा है मैंने। ठीक है, और नेवली कोयले की खाने जो है वो आपका यहाँ पर है, और नेवली कोयले की खाने वो यहाँ पर है तमिलनाडु में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको लिख रखा होगा, कहीं तो लिख रखा होगा, मिल नहीं रहा पर ये। ठीक है, चलिए आप मान लीजिए कि यहाँ पर ये नेवली है, ये वाला पॉइंट जो है ये नेवली है। उड़ीसा में स्थित समुद्री पतन, उड़ीसा में स्थित समुद्री पतन ये वाला है, गोपालपुर बीच है ये। ठीक है, और सातवां असम में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो ये वाला है। ठीक है, गोपीनाथ एयरपोर्ट है ये पूरा का पूरा, इस पॉइंट को हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये पूरी वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी और आप अपने जो जियोग्राफी का पेपर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं और बहुत ही शानदार पेपर आने वाला है। अच्छे अच्छे मार्क्स से आप इस पूरे पेपर में पास होने वाले हैं।
तो हम फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।